परिसंघीय या संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम। प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक एकात्मक प्रणाली यूनिटरी, संघीय प्रणाली फेडरल, जहां पर मात्र केंद्र सरकार हो और केंद्र प्रांत के मध्य विषयों का बंटवारा नहीं होता और प्रांत केंद्र के अधीन प्रशासनिक एजेंट होते हैं, उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। और इस राज्य के संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन। संघीय प्रणाली में दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग, और केंद्र एवं प्रांतों के बीच विषयों पर बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय राज्य के संविधान को संघीय संविधान कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा आदि। संघीय प्रणाली तीन रूपों में जन्म ले सकती है, जैसे राज्य मजबूत, केंद्र कमजोर, इसको कहते हैं महासंघ, कॉन्फेडरेशन। संतुलन का प्रयास किया जाता है दोनों, मतलब केंद्र एवं राज्यों के मध्य, इसे परिसंघ कहा जाता है। जहां राज्य कमजोर होते हैं, केंद्र मजबूत होता है, उसे यूनियन, संघ प्रकार का प्रणाली कहते हैं, जैसे भारत में है, यूएसए में परिसंघ है। संघीय प्रणाली के लक्षण, दोहरी राज्य व्यवस्था होती है, यानी सरकार होती है, केंद्र की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, दोहरा संविधान होना चाहिए, केंद्र का अलग, राज्य का अलग, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, केंद्र का अलग, राज्य का अलग। केंद्र में द्विसदनी विधायिका, एक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली और दूसरी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब स्थापना होनी चाहिए, जब केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद की स्थिति निष्पक्ष न्याय हो सके, स्थिति में निष्पक्ष न्याय हो सके। भारत में संघीय प्रणाली के लक्षण, भारत में संघीय प्रणाली के लक्षण, दोहरी राज्य व्यवस्था, सरकार है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा होता है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भी होती है, कठोर संविधान, केंद्र एवं द्विसदनी विधायिका, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। भारतीय संविधान में विद्यमान एकात्मक लक्षण, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संसद द्वारा राज्यों का निर्माण आदि। लचीला संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, से आपातकाल के दौरान और राष्ट्रीय हित में। निर्वाचन आयोग, जो संसद का चुनाव भी कराता है और राज्य विधानमंडल का भी चुनाव कराता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका, कुछ विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित करना। एक मजबूत केंद्र को अधिक शक्ति बनाया। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। ये सारे विद्यमान एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान में। जेनिंग्स ने शक्तिशाली केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा भारत को। केसे वियर ने भारत को अर्ध संघ कहा है, क्वासी फेडरल। आस्टी ने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। मॉरिस जेम्स ने भारत में समझौतावादी संघवाद है, उन्होंने कहा है। भारतीय संघीय प्रणाली का परीक्षण, जैसे संविधान का जो प्रावधान है, संविधान सभा का दृष्टिकोण और उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण, आइए सो तीनों को देखते हैं। संविधान का प्रावधान, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, इस प्रकार यूनियन प्रकार की संघीय प्रणाली अपनाई गई है। संविधान सभा का दृष्टिकोण, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि हमने जानबूझकर यूनियन प्रकार की संघीय प्रणाली अपनाई है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, अतः भविष्य में विखंडनकारी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी चुनौतियों का कठोरता से दमन करने के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। यूनियन एक मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि हमने अमेरिका के भांति फेडरल नहीं अपनाया है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के बीच समझौते का परिणाम है, जबकि भारत का निर्माण राज्यों के निष्ठा के कारण हुआ है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान संघीय है और यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी जब न्यायालय किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर देता है, उसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती।
निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान भारतीय संघीय प्रणाली अमेरिकी फेडरेशन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कनाडा के संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात कनाडा की भांति एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली अपनाई गई है। यदि संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के मध्य कभी विवाद होता है तो केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए न्यायालय समाधान देता है। इसे समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस प्रकार भारतीय संघीय प्रणाली केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र एवं राज्य की सरकारें मिलजुल कर कार्य करती है, वे परस्पर सहयोग करती हैं और सामंजस्य बनाए रखती हैं। संवैधानिक प्रावधान जो सहकारी संघवाद की स्थापना में सहायक सिद्ध होते हैं, जैसे आर्टिकल 252, जब दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा सहमति प्रकट करने पर संसद उनके लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसे कानून अन्य राज्य के द्वारा भी अपनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 258, केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से अपने अधिकार क्षेत्र का कोई विषय उसे सौंप सकती है। आर्टिकल 258A, राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का कोई विषय केंद्र सरकार की सहमति से उसे सौंप सकती है। आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संबंधित विवाद का समाधान संसद करती है और ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोक सकती है। आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो राज्यों के मध्य विवादों का समाधान कर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करती है। आर्टिकल 279A, इसके अंतर्गत जीएसटी परिषद बनाई गई है, जिसने विगत वर्षों में केंद्र और राज्य के मध्य सहकारिता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आर्टिकल 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई। यह केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय क्षेत्र में सहकारी संघवाद की स्थापना करता है। ओके। आर्टिकल 290, केंद्र एवं राज्यों के मध्य कुछ खर्चों व्यय का प्रावधान किया गया है। गैर संवैधानिक प्रावधान जो संविधान में वर्ण नहीं है सहकारी संघवाद के। नीति आयोग 2015 से पहले योजना आयोग था और राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी। नीति आयोग सभी राज्य सरकारों केंद्र सरकारों का सहयोग करता है। विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग और सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जैसे राज्य के राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन केंद्र का पर्यावरण मंत्री करता है। ये जोनल काउंसिल मतलब क्षेत्रीय परिषदें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ये परिषदें हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषदें, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। 1971 में एक अलग पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। ये परिषदें अपने क्षेत्र में आने वाले राज्यों के बीच और केंद्र एवं उस क्षेत्र के बीच सहयोग और सामंजस्य का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद का अर्थ है कि राज्यों के मध्य विकास और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा हो और केंद्र के द्वारा ऐसी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाए। नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करने का साधन बनकर प्रकट हुआ है। विभिन्न सूचकांकों का निर्माण कर वह देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा भी प्रतिस्पर्धी संघवाद पर निरंतर बल दिया जाता है। भारत में संघवाद या सहकारी संघवाद को क्षति। 1967 तक भारत में संघवाद या सहकारी संघवाद की क्षति जैसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के एक ही दल की सरकार थी। किंतु 1967 के बाद जब कुछ राज्यों के में केंद्र से अलग दल की सरकारें बनी तो संघीय ढांचे के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होने लगी। इन चुनौतियों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय जो संकीर्ण स्वार्थों के लिए कार्य करने लगे और राजनीतिक नैतिकता का तीव्र पतन। केंद्र एवं राज्यों के बीच समय समय पर उत्पन्न होने वाले टकराव, राज्यों के अनेक मुद्दों पर उत्पन्न होने वाले विवाद जैसे नदियों के जल के बंटवारे से उत्पन्न विवाद, राज्यों के मध्य सीमा संबंधी विवाद आदि।
इनको सुझाव मतलब समाधान क्या है इन सबको ठीक करने का? कठोर राजनीतिक सुधार किए जाए और राजनीति में नैतिकता और अनुशासन को प्रोत्साहित किया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका को प्रभावी बनाया जाए। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। राज्यों के मध्य एवं केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के प्रभावी उपाय किए जाए।